हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 10th है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। दल बदल कानून डिस्कस करने जा रहा हूं। उसमें कुछ क्या 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 टॉपिक डिस्कस करूंगा वो देखिए। इसमें मैं डिस्कस करूंगा उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ना, उसका ग्राउंड क्या है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या है ना, कौन कौन से पॉइंट ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें लेके, है ना। क्या यदि कोई पार्टी स्प्लिट होती है तो उस पर कोई क्वेश्चन एराइज होता है क्या, क्या रिफॉर्म किए गए, क्या डिफेक्शन नहीं है ना। क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन जुडिशियल रिव्यू में आता है ना। क्या किसी लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीच देने का अधिकार है या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या सिचुएशन है आज की, और ऐसे क्या क्या क्रिटिसिज्म है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर, है ना। और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम शुरुआत करते हैं किससे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में किसी प्रकार से किसी पॉलिटिकल पार्टी को रेफरेंस नहीं दिया गया था, है ना। कोई रेफरेंस नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ना ही जब हमारा संविधान बना, ना ही उस समय किसी पार्टी का क्या था, एसिस्टेंस था, है ना। तो कभी भी क्या देखने को नहीं मिला, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कभी देखने को नहीं मिली, है ना। 1950 से लेकर 1960 तक कभी ये फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कोई कानून लाना चाहिए। बट क्या होता है, 1967 के चुनाव के बाद कहानी क्या हो जाती है, पूरी परिवर्तन हो जाती है। क्या होता है उस चुनाव में, देखिए क्या होता है उस समय। आप जानते हैं कि 1967 से पहले पहले कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, छोटी मोटी पार्टी का क्या होने लग गया, स्थापना आरंभ हो गई। मतलब छोटी छोटी पार्टी क्या होने लग गई, गठित होने लग गई, यानी बनने लग गई। अब चुनाव होते हैं 1967 के। कौन से चुनाव होते हैं, 1967 के। उसमें क्या होता है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी, अपनी बहुमत खो देती है 16 राज्यों में। कितने राज्यों में, 16 राज्यों में। सिर्फ एक ही राज्य में क्या बनती है, उनकी सरकार बनती है। और यहीं से स्टार्ट होता है गठबंधन का एरा, यानी गठबंधन का युग। अब इसमें क्या होता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा डिफेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ था, कितना बड़ा डिफेक्शन था, देखिए कितना बड़ा दल बदल हुआ था। यहाँ समझिए, 1967 से लेके 1971 तक 142 MPs और 1900 MLA एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। यानी इनने क्या कर ली थी, पार्टी चूज कर ली थी, पार्टी अपनी बदल ली थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, कई पार्टियों ने अपनी बहुमत खो दी, है ना। क्यों, इन एम पी से MLA क्यों गए थे, क्योंकि इनको ऑफर दिया होगा कुछ पैसों का, या ना कुछ प्रॉपर्टीज़ का ऑफर दिया होगा। जब इन्होंने पार्टी अपनी चूज़ करी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए। अब ये पार्टी में गए तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी जगह सरकार गिरने लग गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत हुई हरियाणा से। कहाँ से हुई, हरियाणा से, जहाँ सरकार गिर गई। और जो भी सरकार बनी थी, है ना, जो भी कोलाइजन हुआ, तो जो भी मेंबर आए थे कोलाइड होके, है ना, उनके क्या हुआ, उनको ऑफर दिया गया कि आप भी क्या बनो, मिनिस्टर बन जाओ और हम क्या बना देंगे, CM बना देंगे। तो CM भी कौन बना, हरियाणा के CM बन गए उस समय, है ना। वो क्यों, किसकी वजह से, गठबंधन की वजह से। यहीं से देखो, एक गयालाल करके थे, गयालाल गयालाल ने 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी, 3 बार। यहीं से जो दल बदलू थे, उनको कहलाने लगे, वो क्या कहलाने लग गए, वो कहलाने लग गए आयाराम और गयाराम। क्या कहलाने लग गए सारे दल बदलू, आयाराम और गया राम। बस यहीं से शुरुआत होती है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा एक कानून लाना चाहिए कि जो डिफेक्टर है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी में जा रहे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अपना रहे वो लोग, आयाराम गयाराम,
वाला कॉन्सेप्ट अपना रहे, तो हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ेगा, नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोल, तो क्या बढ़ सकता है, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। सो क्या हुआ फिर 17 साल बाद 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया हमारे संविधान में, और 1985 में 10वां शेड्यूल में इसको क्या कर दिया, इस प्रावधान को लागू कर दिया। कौन से प्रावधान, किसको लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर और उसके क्या प्रावधान है वो मैं बताऊंगा अभी, समझिए। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, नया क्वेश्चन आता है, देखिए क्या है। जो 10वें शेड्यूल में इसको ऐड किया था, कौन सा संविधान संशोधन करके, 52वां, है ना, किया था ना इसको ऐड। अब उसको पॉपुलरली क्या क्या जाना जाता है, उसको जाना जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट, यानी दल बदल अधिनियम से उसको ज़्यादा जाना जाता है। हमारे मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं थे। 52वां संविधान संशोधन करके राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इसको ऐड कर दिया गया और एक नया कानून ला दिया, जिसमें उस कानून को क्या कहने लग गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ क्या करेगा, जो भी मेंबर किसी लालच में आके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। और भी कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से पॉइंट, पहला पॉइंट, जो आर्टिकल 102 है और 191 है, कौन कौन सा आर्टिकल 102 और 191 है, वो किससे डील करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। और दूसरा पॉइंट समझिए, जो इसका इंटेंशन था किसका, हमारे दल बदल अधिनियम का क्या था कि जो प्रोविज़न है, जितने भी इसमें प्रोविज़न है वो क्या चेक करेंगे, वो चेक करेंगे करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग को चेक करेंगे पार्लियामेंट को। और एक और फिनोमेना चेक करेंगे आया राम और गया राम का, मतलब एक कोई मेंबर दूसरी पार्टी में जा तो नहीं रहा है, यदि गया तो क्यों गया, यानी पूरी बातें उसकी चेक करेंगे। और देखो इसका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि हमें क्या लाना है, स्टेबिलिटी लाना है। स्टेबिलिटी यानी एक ही सरकार 20-25 साल तक राज करे, इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तीसरा पॉइंट समझो, ये अधिनियम, ये जो कानून है वो एमपीज और एमएलएस को जाने से रोकता है, यानी ये अलाउ नहीं करता कि एक मेंबर दूसरी पार्टी में स्विच करे या फिर दूसरी पार्टी में जाएं। वो सिर्फ क्या करें, जो भी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश दिए हैं, जो भी व्हिप ने जारी किए, उनको क्या करें, वो फॉलो करें। और ये देखो ऐसा नहीं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में भी जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर उन पे लागू होता नहीं, ये उन पे भी लागू होते हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। किस पे लागू होते हैं, जो मेंबर नॉमिनेट हुए हैं उन पर भी लागू होता है। यदि कोई नॉमिनेट मेंबर 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर भी दल बदल कानून लागू होगा। और कोई निर्दलीय कैंडिडेट अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, तो उस पर भी क्या लागू होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। और आगे देखिए क्या क्या प्रोविज़न है इसमें, वो समझिए अब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या प्रोविज़न है, पहला, यदि कोई इलेक्टेड मेंबर यानी कोई चुना हुआ सदस्य किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, मान लो एक मेंबर है रामू ने चुनाव जीत लिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इस पर भी क्या लागू हो सकता है, दल बदल कानून लागू हो सकता है। मान लो ये रामू है, अब रामू क्या चला गया, दूसरी पार्टी में है, एक पार्टी से चुना गया। अब ये रामू क्या करता है, संसद में जो भी विप यानी उसकी जो पार्टी जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसको फॉलो नहीं करता,
और दूसरा, जब भी वोट देना होता है तो ये आता नहीं है, तो उस पर भी क्या लागू हो सकता है, दल बदल कानून लागू हो सकता है। यदि वो उस समय एब्सेंट होना चाहता है जिस दिन वोट हो, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, उसको परमिशन लेना ही पड़ेगी। मान लो आपका क्या कॉन्फिडेंस मोशन लाना है आपको, वही भाई साहब आए नहीं, रामू भैया आए नहीं, तो क्या हो सकती है, इससे सरकार भी गिर सकती है। वो समझिए क्या है, यदि कोई नॉमिनेट मेंबर 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर भी दल बदल कानून लागू होगा। ये वाला पॉइंट मुझे ना कहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा इस पॉइंट को। क्यों? अब 6 महीने पहले की कहानी क्या है फिर, यदि उसने नॉमिनेट मेंबर, हमने उस पर्सन को नॉमिनेट किया, उसने क्या ग्रहण कर ली, किसी पार्टी के सदस्य से ग्रहण कर ली, तो उस पर क्या होगा, 6 महीने पहले की कहानी क्या, 6 महीने बाद तो ठीक है उस पर लागू होगा, 6 महीने पहले क्या। तो इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहीं पर। वो देखिए, जो निर्दलीय सदस्य है, जो निर्दलीय इलेक्टेड मेंबर है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो यानी मान लो ये रामू इस बार क्या कैसे खड़ा हुआ, निर्दलीय खड़ा हुआ है, वो ये चुनाव जीत गए, है ना, कह के MP से अभी MLA बन गए, और बनने के बाद इन्हें क्या बोला कि भाई साहब मुझे इस पार्टी में जाना है, B पार्टी में जाना है, फिर C पार्टी या D पार्टी, कोई सी पार्टी में उनको जाना है। यदि वो चल गए तो उन पे क्या लागू होगा, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। और यदि कोई मेंबर वोटिंग के दिन आता नहीं है, मतलब पार्टी ने बोला कि सभी सदस्य को वोटिंग के दिन आना है, यदि वो सदस्य नहीं आता, तो 15 दिन बाद या 15 दिन के अंदर या 15 दिन बाद पार्टी उस पर क्या ले सकती है, पार्टी उस पर क्या कर सकती है, कार्यवाही कर सकती है, वो पार्टी के ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए डिफेक्शन में क्या नहीं आता, व्हाट इज़ नॉट डिफेक्शन क्या नहीं है, समझो। मान लो 330 लोगों की पार्टी है ना, 330 मेंबर्स की पार्टी। अब मान लो एक सदस्य अलग होना चाहता है, तो इस पर क्या लागू हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। यदि कि पार्टी स्प्लिट हो जाए, यानी 1/3 मेंबर स्प्लिट हो जाए, तो इस पर क्या लागू नहीं होगा, फिर इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बाद में संविधान संशोधन करके इसको 2/3 कर दिया गया है। यदि इफ एक कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक पार्टी यानी ए पार्टी बी पार्टी से पूरी तरह से मिल जाए, तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब यदि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की जाए, किसके द्वारा, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, यदि कोई सदस्य जो चुनाव जीत गया है वो नई पार्टी बनाना चाहे तो बना सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। और यदि इफ और सी और अल्टरनेटिव मेंबर ऑफ पार्टी हैव नॉट एक्सेप्ट अ मर्जर बिटवीन टू पार्टी, समझो मान लो A और B का यहाँ पर क्या हुआ था, A और B पार्टी का क्या हुआ था, यहाँ पर मर्जर हुआ था मर्जर, यानी दोनों पार्टी का क्या मिल गई थी। यदि मान लो A और B पार्टी का है रामू, अब देखिए तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, मान लो A पार्टी B पार्टी में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, यानी सामान्य भाषा में बोलो तो मान लो एक ए नाम की पार्टी है और एक बी नाम की पार्टी है, और दोनों क्या हो रही, मर्जर हो रही। यदि इनका सदस्य रामू, यदि रामू चाहता है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहूँगा, तो उस पर किसी भी प्रकार का एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि कोई ए और बी पार्टी का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। यदि कोई दोनों पार्टी में से का कोई सदस्य यदि मर्ज नहीं होना चाहे, तो उस पर
क्या नहीं लागू होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा उस पर। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको लग रहा सही साठ है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी थी इसमें, बहुत रिफॉर्म की। अभी मैं बताऊंगा, इसके क्रिटिसाइज भी करूंगा, इसमें और भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ जो हमारे संविधान में संशोधित किए गए हैं। पहला क्या किया गया था, पहले क्या था, जो 1/3 मेंबर यदि किसी पार्टी से अलग होते हैं तो उन पर डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। बट 91st अमेंडमेंट किया गया, यानी 91वां संविधान संशोधन किया गया, और 1/3 नहीं, यदि 2/3 यानी 2/3 मेंबर किसी पार्टी से अलग होते तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। दूसरा समझिए, वो दूसरा नियम क्या बोलता है इसका, कि ये जो नियम है, जो दल बदल कानून है, क्या बोलता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, रोकता है। किसको रोकता है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज को बढ़ाने से रोकता है। क्यों, मान लो भैया आपने कितने मेंबर को मिला लिया अपने साइड, मान लो 150 मेंबर को मिला लिया। कितने मेंबर को, 150 मेंबर को मिला लिया। अब ये 150 मेंबर को आप क्या दे दोगे, मिनिस्ट्री दे दोगे क्या। मान लो 150 मिनिस्टर बना लिए, तो उनका काम क्या होगा, ये वो, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, इससे बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आता है। तो इसमें क्या किया गया, फिर संशोधन, इसमें संशोधन किया गया कि जो केंद्र में संसद और राज्यों में जो विधानसभा है, किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में 15% से ज़्यादा यानी 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं होगी। यानी 15% से ज़्यादा उसमें मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकते, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर राज्यों की विधान सभा में हो। बट क्या हुआ, फिर भी देखो अब कुछ छोटे छोटे राज्य थे, जैसे सिक्किम हुआ है ना, और मिजोरम हुआ, गोवा, तो इनकी वजह से क्या कर दिया गया, जो मेंबर है मिनिमम कितनी कर दी, अब 12 कर दी। कितनी कर दी, 12 कर दी। इसलिए देखो सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, और गोवा में कितने हुए, 40 मेंबर है। अब आता है और क्या करता है ये, और क्या नियम दे रहा है, देखिए और क्या प्रावधान है इसमें, और देखिए यदि कोई मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया, क्या हो गया, वो डिसक्वालीफाई हो गया, तो वो मिनिस्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। वो मिनिस्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक वो डिसक्वालीफाइड हो। यानी ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो इसको मेंबर बना दिया इकोनॉमिक मिनिस्टर, तो ये क्या है, ये तो डिस्क्वालीफाई हो सके। यानी किसी भी प्रकार का आप कोई भी इनको क्या नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, ना ही ये क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अब सवाल उठ के ये आता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है या नहीं है। तो इससे पहले समझ लीजिए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, तो किसको उसका अधिकार है स्पीकर और चेयरमैन को। तो चेयरमैन और स्पीकर क्या करेगा, आखिरी डिसीजन वही लेगा। वो क्या करेगा, देखो मान लो कोई केस आया उसके सामने एंटी डिफेक्शन का, तो ट्रिब्यूनल बिठाएगा, है ना। वो ट्रिब्यूनल क्या जांच करेगी, इस मामले की जांच करेगी। वो जितनी भी प्रोसीडिंग है, जितनी भी कार्रवाई हो, किसके अंदर होगी, वो सारी की सारी कार्रवाई पार्लियामेंट या फिर किसी राज्य के विधानसभा में कार्रवाई होगी। और किसी भी प्रकार से कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। और बट क्या हुआ, देखो ये डिसीजन लाया गया किसमें, कोर्ट में, कब, 1992 में, कब, क्योटो अलोहन केस के बाद, है ना। तो क्या हुआ उसमें, देखिए सिंपल, पहले ये समझा कानून में क्या लिखा। कानून में ये लिखा था कि जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय लेगा कौन, स्पीकर,
वो फाइनल होगा, वो जुडिशल रिव्यू के सब्जेक्ट नहीं है, यानी जुडिशल रिव्यू के दायरे में नहीं आएगा। तो बट कहीं ना कहीं देखो ये कंडीशन फिर कैसे पैदा होगी, कंडीशन ये बन गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम जब तक कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक कोई निर्णय ना ले लो। यदि स्पीकर ने निर्णय ले लिया, मान लो स्पीकर ने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, और उस डिसीजन को अपील करने का अधिकार किस में था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में उस डिसीजन को क्या कर सकते थे, उसकी अपील की जा सकती थी। चलिए अब आगे बढ़िए। तो देखो पहले फिर थोड़ा सा समझ लो, पहले क्या था कि स्पीकर जो डिसीजन लेगा वही क्या होता था, आखिरी और अंतिम होता था। पर अब क्या होने लग गया, अब ये होने लग गया कि मान लो जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर लेगा, उसको अपील की जा सकती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। ओके चलिए ठीक है, आगे देखिए। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या दल बदल कानून, क्या जो बोलने की आज़ादी है उसको भी रोकता है क्या? देखिए देखो ये इशू जो है एड्रेस किया गया था कब, 5 जजों की एक बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। कौन से केस में, कियोटो और जजी हु केस में, है ना। उसमें क्या होता, उन्होंने ये बोल लिया था कि ये जो कानून है वो किसी भी प्रकार से कोई राइट वॉयलेट नहीं करता, मतलब किसी भी राइट का क्या नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, मतलब सीधी सीधी बात है, हम क्या कर सकता है, कोई भी कोई भी सदस्य का में पार्लियामेंट में बोल सकता है, फिर लेजिस्लेचर में बोल सकता है। बट कहीं ना कहीं देखो अभी भी बहुत सारी कमी दिख रही थी, अब उन कमी को पूरा करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म भी लाना चाहिए। कौन कौन से रिफॉर्म लाना चाहिए? सबसे पहले तो देखो पार्टी बनती है तो पार्टी में से अपने फ़ायदे की बात देखी जाती है। पार्टी में कोई सा भी दल हो वो क्या देखता है, अपना फ़ायदा देखता है और यही कोशिश करती है कि उसकी सरकार बने रहे। पर कहीं ना कहीं देखो कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, ऐसे इशू आते हैं देश के, कहीं ना कहीं वो उनसे भटक जाते हैं अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में ना। देखो कोई ना कोई रियल डेमोक्रेटिक डिस्कशन नहीं होता, नो रियल डेमोक्रेटिक डिस्कशन होता है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, है ना। और जितने भी हमारे जितने भी MP से ML है, उनको इस बारे में क्या क्या करना चाहिए, सोचने की या फिर कुछ विचार विमर्श करने की क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, जो अभी तक उनके पास नहीं है। यदि वो पार्टी के खिलाफ गए तो कहीं ना कहीं पार्टी उन पर क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई कहाँ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे ज़्यादा। क्यों? मान लो सरकार कॉन्फिडेंस, है ना, अपना कॉन्फिडेंस होकर रही कहाँ पर, संसद में, वो किसी को मतलब सभी मेंबर को निर्देश दिए गए कि क्या करे, वो हमारे पक्ष में क्या करे, वोटिंग दे। अब मान लो जिसने वोटिंग नहीं दी, मान लो आपने निर्देश किसके दिए, वोटिंग करने का, उसने वोटिंग नहीं दी, तो उस पर क्या करो, उस पर कार्रवाई करो, उस पर लगाओ ये एंटी डिफेक्शन लॉ। बट अभी ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है ना। फिर कब आने लग गया, फिर गोस्वामी कमेटी गठित हुई, है ना, इलेक्ट्रल रिफॉर्म करेगा 1990 में। फिर क्या आ गई सरकार, जब डेंजर में आएगी, सरकार जब डेंजर में आए तो उसको ये यूज़ करना चाहिए। अब देखो अंतिम निर्णय कौन लेता है, इसके ऊपर, वो लेता है स्पीकर। तब स्पीकर क्या होता है, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, पक्की बात है, किसी न किसी पार्टी से रहता है वो, और कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में क्या देगा, वो सामने वाली पार्टी के पक्ष में क्या लेगा, निर्णय लेगा, कुछ ना कुछ परसेंट निर्णय उस पार्टी के पक्ष में ही होगा। तो सच्चा कि अब स्पीकर को ना देते हुए किसको दे दो अभी राइट, प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे दो। वो इलेक्शन कमीशन भी बिठाओ इस पर। इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, रिकमेंड करेगी कि इसको,
प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि आप इस पर क्या लगाओ, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगाओ। और निर्णय भी कौन लेगा, राज्यों के लिए निर्णय लेगा गवर्नर यानी राज्यपाल, और जो केंद्र के लिए कौन लेगा निर्णय, प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। और वही सिमिलर प्रोसेस होना चाहिए जो किस में दी गई है, RPA अधिनियम में दी गई है। और देखो कुछ एडिशनल पेनाल्टी भी ला देना चाहिए, क्या लगा देना चाहिए कुछ एडिशनल, हाँ अब क्या कुछ एडिशनल पेनाल्टीज भी लगाना चाहिए। कैसी पेनाल्टीज भैया, कि मान लो एंटी डिफेक्शन लो इस पर लग गया, ये डिस्क्वालीफाई हो गया है ना, आपका मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उस मेंबर पे आजीवन क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध, कि वो आजीवन क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, उस पर कोई दंड देना चाहिए उसको, फिर है ना उसको कहीं प्रॉपर्टी या फिर किसी सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए, यानी वैसे बहुत सारी वो पेनल्टीज लगाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। पर कहीं ना कहीं ये कानून की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्रिटिसाइज भी लिए गए, क्रिटिसाइज मतलब किए गए हैं, लिए नहीं किए गए हैं, इसको इसकी आलोचना भी हुई। कैसे आलोचना हुई है, देखो ये देखो, इट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ MLA एंड MPs। देखो कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें सबको क्या दिए, स्वतंत्रता दिए। बट जब कोई MLA या MPs या फिर MLA किसी पार्टी से जुड़ जाता है, मान लो पार्टी से जुड़ा होता है कौन, MLA और MPs, तो MLA और MPs की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, मान लो यदि आप संसद में बैठे हो तो आप संसद में वही बोलोगे जो आपको बताया जाएगा। कौन बताएगा आपको, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, यानी आपकी पार्टी आपको बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या ना करना है। तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर एक बंध जाता है, एक बंधन हो जाता है आपका पार्टी के साथ। हाँ, अब एक और ये कि जो संविधान है, संविधान के ड्राफ्टर है, जो भी संविधान के निर्माता, उन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया कि पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। क्यों, देखो संसद के अंदर कंट्रोल किसका रहता है, पार्टीज का रहता है। मतलब जो भी संसद में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं उन पर कंट्रोल कौन करता है, पार्टी करती है उसकी, है ना। और बाहर क्या करते हैं वो किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या होना चाहिए, उन पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। अब देखो जो 10वें शेड्यूल में जो 1985 में ऐड किया गया उसमें व्हिप की बात की गई। क्या बात की गई, व्हिप की, यानी जो मेम सदस्य है वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेगा। सिर्फ किसके अंदर अधिकार है, उसको संसद के अंदर का। बाहर क्या करता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे, भ्रष्टाचार करे तो करने दो, उसको कोई रोक टोक नहीं है। बट यदि उसने संसद के अंदर व्हिप फॉलो नहीं करी, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, तो उस पर क्या लागू हो सकता है, दल बदल कानून लागू हो सकता है। देखो कुछ बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं अपना विचार, और वो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। यदि वो पार्टी के खिलाफ कुछ बोले तो क्या लग सकता है उन पर, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लागू हो सकता है, उन पर लग सकता है। चलिए आगे बढ़िए। देखो हमारी जो भारत है वो डाइवर्स कंट्री यानी बहुत सारे मेंबर अलग अलग जगहों से कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो एवरी मेंबर को क्या देना चाहिए, उनको आवाज़ मतलब समझ रहे हो कि बोलने की उनको आज़ादी देना चाहिए। बट वो नहीं है। MLA को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है कि वो किसी भी पॉलिसी को, किसी भी जो भी स्कीम उनको रिसर्च करे या फिर उनको समझे। ऐसा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है किसको, MPs और MLA को। ओके दोस्तों, यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैंने जहाँ हो सकता है, जहाँ तक पूरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको कवर किया है ना। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।